नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। अभी हाल ही में दोस्तों हमारी जो माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि हमारी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री संभालती हैं, उनने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया कि भैया जो इकॉनमी जो गिर रही है, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारी इकॉनमी -23.9% की दर से अभी डाउनफॉल में चल रही है। तो उनने ये भैया स्टेटमेंट दिया कि इकॉनमी इज द फेसिंग ऑन एक्ट ऑफ गॉड लाइक सिचुएशन, यानी एक देवीय कृत्य है। ये सारी जो महिमा है इकॉनमी गिरने की, ये सब भगवान की कृपा से गिरी है। उनका जो मेन मोटिव था वो उनने अपना कह दिया, हमारी निर्मला सीतारमण जी ताई ने। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट हैं फॉर द एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। क्या ऐसा संभव है? क्या किसी भी देश की इकॉनमी या किसी भी देश की जो मेन जीडीपी है, जो मेन पैसा है, क्या वो कोई भगवान या कोई देवी शक्ति गिरा सकती है? ऑलमोस्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इकॉनमी गिरने के दोस्तों कई तरीके होते हैं, जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक का माहौल चल रहा है पूरे कंट्री में। हर एक देश की इकॉनमी डाउनफॉल में जा रही है, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, एनीवन कोई भी देश हो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर और भी जितने हमारे मल्टीपल सेक्टर हैं जो इकॉनमी को बूस्ट अप करते हैं, इकॉनमी को बढ़ाते हैं, वो सभी डाउनफॉल में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो होती है बेरोजगार। दोस्तों, जब युवा बेरोजगार रहेगा, आप सभी जानते हो कि भारत में जो युवाओं का रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे इंडिया में यूथ पावर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यूथ पावर का ना तो गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठा पा रही है, ना हमारा यूथ उसका फ़ायदा उठा रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, किसी भी देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उसकी इकोनॉमी को एक टॉप लेवल पे पहुंचाने के लिए उस देश के युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, उस देश के यूथ का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन निर्मला जी ने जो स्टेटमेंट दी कि भैया एक्ट ऑफ गॉड है, ये सब भगवान की माया है, भगवान की कृपा है, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी के लग गए हैं। दोस्तों, इकोनॉमी जिस तरीके से नीचे जा रही है, तो ऐसी आशाएं जताई जा रही हैं जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि भैया भारत में इस लेवल पे अगर हो गया तो कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगानी पड़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियली इमरजेंसी लगाने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसको फिर शायद रिवप करने के लिए बहुत समय वहां पे जा सकता है और हमारी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे पहुंच सकती है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन जी का। रघुराम राजन जी ने कहा है कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी नीचे जा रही है, जिस तरीके से लॉसेस हो रहे हैं, उनमें अगर हम जल्दी से जल्दी बूस्ट अप ना कर पाए, जल्दी से जल्दी हम उभर ना पाए, तो ये चीज़ हमारे लिए अगले दोस्तों 20 से 25 साल तक हमें लगातार घात करती रहेगी। लगातार हमें उसको जूझना पड़ेगा, हमें इससे लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम चीज़ों को जल्द से जल्द यहाँ पे रिकवर करें, जल्द से जल्द उनको हम एक सही ढंग से सही लाइन में उसको लेकर आए। दोस्तों, इसको सही लाइन में लाने के लिए उनने कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए, कुछ तर्क दिए कि जो युवाओं की रोजगार से संबंधित है, उनको आप सिस्टम दीजिए, उनको आप रोजगार दीजिए, उनको आप जो व्यक्ति जिस पोजीशन के लायक है उसको उस प्रकार का अगर आप रोजगार देंगे, अगर आप जॉब देंगे, तो वो व्यक्ति अपने आप में इतना बूस्ट अप होगा, अपने आप में इतना बेहतर बनेगा कि आपके देश के लिए, आपके इस कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है उसको उठा लेगा, उसको वो आगे बढ़ा देगा। दोस्तों, अभी जानते होंगे कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी मल्टीपल कंपनी हैं, आईटी सेक्टर है, वो भारत में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में लगातार आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या कि हमारे देश में जो एक तरीके की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, इस तरीके का जो
विदेशी कंपनियों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो काफ़ी हमें लॉन्ग टाइम के लिए या दीर्घ समय के लिए वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें खुद अपने प्रोडक्ट को, अपने यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी चीज़ों को खुद सेल्फ से बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा यूथ जाके प्रोग्रेस कर पाएगा। और एक मल्टीपल तरीके से दोस्तों जो हाई क्लास है, जो वर्ल्ड क्लास है, उससे हम जाके एक आमना सामना कर सकेंगे। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट और भी जो बड़े बड़े इकोनॉमी और अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग हैं उनने यहाँ पे दिए कि भैया सबसे पहले आप अपना आईटी सेक्टर सही करें, अपना डिजिटलाइजेशन को सही करें, अपना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जितने भी ये स्कीमें लॉन्च हुई हैं भारत में उनको आप बेहतर तरीके से एक बूस्टअप करें, तब जाके सिस्टम को आप रिवाइव कर सकते हो। अभी अंबानी साहब ने भी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए कि ठीक है हम और भी तरीके से अपने आप को बूस्टअप करेंगे और जो नई नई मल्टीपल चीज़ें हैं वो उसको हम लाएंगे। और कहीं ना कहीं एक भारत सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि भैया प्राइवेट कंपनी हैं, जो प्राइवेट स्ट्रक्चर हैं, वो आके अपना दमखम दिखाएं, वो आके अपना एक कंट्रीब्यूट करें और हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दें, बढ़ाने में उसको रिवाइव करें। तो इस तरीके से रघुराम राजन जी ने अपनी स्टेटमेंट को कहा। दोस्तों एक्ट ऑफ गॉड के बारे में थोड़ा अब हम समझ लेते हैं। एक्ट ऑफ गॉड के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारी आरपीसी, सीआरपीसी और जो आपने सुना होगा एक एक्ट ऑफ फॉर द टॉर्ट, एक सब्जेक्ट होता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो व्यक्ति एलएलबी करते हैं या जो व्यक्ति लॉ बनते हैं या जो लॉयर्स होते हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर या ऑलमोस्ट सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है टॉर्ट का। उस टॉर्ट सब्जेक्ट में आपको एक्ट ऑफ गॉड काफ़ी बारीकी से, काफ़ी विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा। दोस्तों चूंकि मैंने उसको पढ़ रखा है तो मैं आपको शायद उसको बेहतर तरीके से बता पाऊँ। दोस्तों एक्ट ऑफ गॉड में जनरली जो देवीय शक्ति होती हैं या जो भगवान के द्वारा किए हुए कार्य होते हैं, कृत्य होते हैं, उनसे जो व्यक्तियों को नुकसानी होती है या उनसे किसी व्यक्ति, समाज या किसी कंट्री को नुकसान होता है, उन्हें क्षति पहुंचती है, लाइक वो एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है। सपोज दैट अगर कोई भूकंप आता है और भूकंप की वजह से किसी का घर, किसी की बिल्डिंग या किसी की फसल, जैसे बिजली या पाला लगने से या किसी की फसल नष्ट हो जाती है, तो उसको लाइक हम एक एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन अगर कोई बांध बनाया हुआ है, समझना दोस्तों, अगर कोई बहुत बड़ा डैम बनाया हुआ है जिसमें आपने करोड़ों क्यूबिक वाटर स्टोर करके रखा है और वो डैम भारी वर्षा में टूट जाता है या फट जाता है, तो इस स्थिति में उसको हम एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि जो बांध है उसको रिवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं इंसानी शक्ति का हाथ होता है। भाई इंसान जानता है कि वाटर लेवल बढ़ रहा है, पानी लेवल बढ़ रहा है, अगर वो चाहे तो उस डैम को, उस बांध को फिर से बना सकता है और उस बना के इतना मजबूत कर सकता है कि कितना भी भैया पानी बरसे वो डैम कभी टूटेगा ही नहीं, वो डैम कभी खत्म होगा ही नहीं। इसलिए इस श्रेणी में वो चीज एक्ट ऑफ गॉड के अंदर नहीं आएगी। दोस्तों मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने एक मूवी देखी होगी OMG यानी ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में जो मिस्टर कांचीलाल जी रहते हैं, कांचीलाल जी मेहता, परेश रावल जिनका रियल नेम है, तो वो उनकी कोई दुकान होती है दोस्तों, आपने सभी देखा होगा, उनकी दुकान भूकंप के द्वारा गिर जाती है और उसमें जो जनरली भगवान की मूर्तियाँ या ये सब सारी चीज़ें होती हैं वो इंश्योरेंस भी कराते, इंश्योरेंस वाले मना कर देते कि हिज अ एक्ट ऑफ गॉड, आपकी दुकान भगवान ने गिराई है, आप पैसा भी भगवान से लीजिए। लेकिन वो जब जैसे ही भगवान के ऊपर केस करते हैं या सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर जब उन्हें कोर्ट में या अदालत में वो जो लॉयर होता है, जो वकील होता है, उनसे कहता है कि आप इसको एज ए हैंड राइटिंग प्रूफ कीजिए। भैया अगर कोई चीज़ हैंड राइटिंग में है तब जाके आप उसको एज ए लॉ, एज ए कानून के सामने प्रूव कर पाओगे, अन्यथा आप एक्ट ऑफ गॉड को पेश ही नहीं कर सकते। तब उनने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया जो मुझे भी दोस्तों अच्छा लगा और शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, कि उनने जो चीज़ें गीता में लिखी हुई हैं, जो चीज़ें पुराण में लिखी हुई हैं, जो चीज़ें बाइबल में, कुरान में, एनीवन कोई भी जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट हैं या कोई भी जो रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें जो चीज़ लिखी हुई है उसका उनने एक पर्टिकुलर आधार दिया
कि भैया भगवान के द्वारा सृष्टि सृजन हुई है और भगवान इसे खत्म करेगा। इस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए और वो उस केस को जीत गए। वैसा ही कुछ केस एक्ट ऑफ गॉड में यहाँ पे होता है कि भैया भगवान के द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं उनमें ऑलमोस्ट जो कंपनसेशन होता है या ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती हैं वो एक रिवाइव तरीके से उस व्यक्ति या उस पर्सन को दी जाती है। जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा कहीं पर सूखा हो गया तो सूखा राहत जो मिलता है किसान लोग भाइयों को वो यहाँ पे गवर्नमेंट देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भैया सूखा अगर भगवान लाए उन्हें पानी नहीं बरसा तो वो सूखा का पैसा भगवान से मांगने लगो, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन जो कि उसका पैसा भाई जो गवर्नमेंट चलाती है कंट्री वो उसको देना पड़ता है, इसी प्रकार से वो पैसा उस देश की गवर्नमेंट यहाँ पे भरती है। लेकिन दोस्तों जीडीपी के मामले में जैसा कि हमारे देश में यहाँ पे चल रहा है कि कोई किसी पर आरोप लगा रहा है कि भाई ये चीज़ कमज़ोर है, इसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम है या हमारा आईटी सेक्टर कम है, हमारा यूथ बेरोजगार, इस वजह से इकॉनमी बूस्ट अप नहीं कर पाई। दोस्तों ये मेन रीज़न हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम भगवान को इसका दोषी नहीं मान सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भैया जो जीडीपी गिरी है वो भगवान की वजह से गिरी है या किसी का बिजनेस डूबा है तो भगवान की वजह से डूबा है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को कोशिश भर इसको ज़्यादातर तजुर्बत ना दें, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो कोशिश यही करती है कि हम अपने आरोप जो है किसी दूसरे के ऊपर थोप दें और हम उससे बच लें। मेन मोटिव उनका यही होता है। लेकिन दोस्तों ये बात रियल है कि अगर जीडीपी को बूस्ट अप करना है, आगे बढ़ाना है, वो हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश की जो मेन पावर है उसको अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो दोस्तों कितना भी बड़ा पैंडेमिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा देश में आपातकाल या हाहाकार क्यों ना मच जाए, हमारा जो युवा है, जो यूथ है, उसको बूस्ट अप कर लेगा, आगे बढ़ा लेगा। और ये जो ग्लोबल इकॉनमी है उसमें भी हमारा युवा यहाँ पे योगदान देगा, चाहे वो बिजनेस हो, इनसाइड लुकिंग हो, आपका कोई फार्मर हो, सेक्टर हो, एनीवन कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हम अधिक से अधिकतर बेहतर कर सकेंगे, अधिक से अधिक चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।